नमस्कार मित्रों, मैं कपीश श्रीवास्तव कल आप लोगों से अपने फेसबुक के टाइमलाइन के माध्यम से ये मैंने आपसे राय शुमारी की थी कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं फेसबुक लाइव करके आपसे रूबरू मुखातिब हूँ और जनगण मन की बात करें, क्योंकि मन की बात करना सबके बस का काम नहीं। हम लोग जनगण और मन की बात करेंगे और इस जनगण और मन की बात करने के लिए ही हम आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं। आप सभी को हमारे इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा तहे दिल से आपका खैर मकदम करता हूं। माननीय मित्रों, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जब हम ये बात कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो एक आभा उभर के आती है हमारे भारतीय संविधान की, जो कि इस भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। और इस भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भारत ने जब अंगीकार किया था, हम सब ने स्वीकृति प्रदान की थी और आज उसी के वजह से हमारा भारत देश पूरे विश्व के अंदर एक स्तंभ गाड़ता चला आया है। और ये क्रमशः जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर के आज तक हमने परचम लहराया है विश्व स्तर पर। ये हमारा ही संविधान है जो हमें एक भारतीय नागरिक होने का गौरव हासिल कराता है। और भारतीय नागरिक होने का गौरव हासिल होना, हम तो ये समझते हैं कि इससे एक बड़ा गौरव की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ये भारतीय संविधान हमें जहां एक तरफ मौलिक अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ हमें कर्तव्य की भी अनुभूति कराता है। तो आज मैं कपीश श्रीवास्तव, एडवोकेट या समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रवक्ता के हैसियत से नहीं, एक आम भारतीय के हैसियत से, एक आम व्यक्ति के हैसियत से, एक इस देश के सजग प्रहरी के रूप में आपके बीच जन मन गण की बात करने आया हूं। माननीय मित्रों, हमारे संविधान के ही द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सरकार का गठन होता है। और ये सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो हमारे आपके मतों से चुन करके जाती है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सरकार, चूंकि हमने अपनी सारी शक्तियां इस सरकार में निहित की हुई हैं, तो वो हमारी पाल्य होती है, हमारे लिए ईश्वर के स्वरूप होती है। लेकिन चूंकि वो हमारे लिए कार्यों को के प्रति जवाबदेह होती है, तो एक नागरिक का, एक मानवीय मूल्यों के तहत सरकार दायित्वाधीन होती है हमारे और आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप मित्रों के बीच हम ये कार्यक्रम क्यों लेकर के आए। दोस्तों, मैं बहुत पहले से सोच रहा था, आत्ममंथन कर रहा था, आत्मचिंतन कर रहा था कि क्या मैं आप लोगों से कोई रूबरू होकर के संवाद करूं। बहुत सोचने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई वर्तमान समय में कि मुझे लगा नहीं कि देश हित में कुछ बात करनी आवश्यक है। प्रश्न तो पूछा जाएगा। जिस भी दरमियान जो भी सरकारें होती हैं, उनका दायित्व होता है कि वो जनता के निर्मूल प्रश्नों का उत्तर दें और प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मन में, आपके मन में, आम एक भारतीय के मन में जो आज एक प्रश्न उठ रहा है, उसका सरकार समाधान करे। लेकिन माननीय मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये सरकार से हम कोई जवाबदेही चाहते हैं, तो उससे पहले एक भूमिका की आवश्यकता ज़रूर है। ये हमें देखना पड़ेगा कि जब वर्तमान सत्ता को पुरानी सत्ता व्यवस्था ने छोड़ा था, तो उस समय हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में भारतीय जनमानस की अर्थव्यवस्था के प्रति क्या चिंतन थी और क्या अर्थव्यवस्था थी वर्तमान समय में। तो माननीय मित्रों,
जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार गई थी और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उसका स्थान ग्रहण किया था, तो हम सारे लोगों को विदित है कि सन 2014 के अगर संस्कृति को देखा जाए तो जो हमारी जीडीपी थी वो करीब 9.5% थी। दूसरी चीज, किसी देश के मानक के तौर पे ये देखा जाता है कि वहां पे रोजगार की क्या स्थिति है, अर्थात वहां की बेरोजगारी दर क्या थी। तो 2013-2014 का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो ये पाते हैं कि उस समय बेरोजगारी दर जो थी वो 2.75% थी। तीसरी चीज हम देखना चाहते थे कि 1947 से लेकर के भारत जो 2013 तक उठ करके उदयमान हुआ था इस विश्व के पटल पर, तो वहां उसके भूखमरी की क्या स्थिति थी। तो आदरणीय मित्रों, हम लोग 55वें स्थान पर भूखमरी के संसद पे थे और खुशहाली के पैमाने पे हम पाकिस्तान से बेहतर थे। क्रमबद्ध तरीके से मोदी सरकार की पहली सरकार 5 साल की आहूत हुई। उस समय हम लोगों ने देखा कि जो देश की जीडीपी थी वो तकरीबन 5.5% पे आ गई थी। 6.5% के करीब में बेरोजगारी दर यानी कि 3 गुनी बढ़ गई थी। ये भारत के इतिहास में 70 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी बेरोजगारी दर थी। लेकिन आम जनमानस के पटल पे जो एक भारतीयता की बात करके, जो एक राष्ट्रवाद की बात करके, जो एक धर्मवाद की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने एक पुनः चुनाव 2019 में लड़ा था, उसमें जनता ने उनका हाथ मजबूत किया और आज पुनः मोदी सरकार बनी। तो माननीय मित्रों, वर्तमान परिस्थिति में जो पेंडेमिक की स्थिति पूरे विश्व के अंदर है, आज हमें चर्चा बेसिकली इस पर करनी है। हमने हल्की सी अर्थव्यवस्था पर चर्चा इसलिए करना उचित समझा कि ताकि सिर्फ इस बात पे कि आज ये महामारी है तो आज हमारी ये आर्थिक स्थिति है, वो बात ना होने पाए। आर्थिक चिंतन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीव के लिए को चलाने के लिए जीविका की आवश्यकता होती है और किसी जीव को जीविका देने का काम सत्ता का होता है। माननीय मित्रों, जब ये महामारी चीन के अंदर दिसंबर के महीने में नोवल कोरोना वायरस नाम की यानी कोविड-19 आई, तो विश्व इस बात को देख रहा था कि चीन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के छुपाने के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थीं या विश्व के अंदर जो हर देश के अंदर एक इंटेलिजेंस होती है, जैसे भारत के अंदर एक इंटेलिजेंस है जो विदेश के अंदर इंटेलिजेंसी का काम करती है, तमाम इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन वो ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो साझा नहीं की जा सकती हैं। लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य इस बात की गवाही देता है कि निश्चित तौर पर कोई भी परिराष्ट्र जिसकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, निश्चित रूप से वो अपने पड़ोसी राष्ट्र के हर तथ्य से वाकिफ होता है, और नहीं होता है तो उसे होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत जो है वो चीन के अंदर क्या चल रहा था उससे वाकिफ नहीं था, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अगर हम कोई भी राष्ट्र जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के अगल बगल से सटे हुए हैं तो हम उनके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि चाणक्य का एक स्पष्ट फार्मूला रहा है कि जो भी पड़ोस के राष्ट्र होते हैं वो आपके मित्र राष्ट्र कम होते हैं और विरोधी ज़्यादा होते हैं, और जो उनके परिराष्ट्र होते हैं वो आपके मित्र होते हैं। और ये अमूमन तौर पे सैन्य विज्ञान के अंदर भी इसी दीक्षा को दिया जाता है। तो हम ये नहीं समझते हैं कि भारत देश के अंदर इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि हमें पड़ोसी की कौन कौन सी गुप्तचरी करनी चाहिए या तथ्यों को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। निश्चित तौर पे भारत सरकार भी जानती रही होगी, भारत की एजेंसियां कॉम्पिटेंट एजेंसियां हैं, उन्होंने समय समय के अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे इस देश के लिए किए हैं और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 30 जनवरी
30 जनवरी के अंदर भारत में पहला कोविड-19 का पहला केस दर्ज किया गया था, जो कि विश्व पटल पे ही नहीं, भारत के पटल पे ही नहीं, विश्व पटल पे भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया था। और माननीय मित्रों, आप याद कीजिएगा, ये वही समय है जिस समय दिल्ली के चुनाव सर पे थे और दिल्ली के चुनाव हो रहे थे। ये वही समय है जिस समय धारा 370 हटाई गई थी और उसके तुरंत बाद जो है वो सीए लेकर करके हमारी सरकार भारत में आई थी। और सीए के कानून के तहत जब उन्होंने घोषणा की तो भारत के अंदर पूरा विप्लवकारी स्थिति मची हुई थी। देश की जनता को हमारी सरकार ये समझा नहीं पा रही थी कि उसने जो ये सीएए में संशोधन किया है वो देश हित में है या नहीं है। तो इतना मन के पटल पे लोगों के अविश्वास जम गया था कि सीएए को लेकर के उनके अंदर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक था, जो आज तक क्लियर नहीं किया गया। तो एक सीएए की राजनीति को लेकर के इस देश में एक हवा क्रिएट किया गया था। और जबकि पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को भारत में आ चुका था और विप्लवकारी स्थिति चीन के अंदर मची हुई थी, सैकड़ों हजारों लोग मृत्यु के गाल में समा चुके थे और पहला केस 30 जनवरी को आ चुका था। सीए चल रहा था और दिल्ली के अंदर वो राजनीति चल रही थी जिसमें किसी पद पर बैठे पदेन व्यक्ति को आतंकवादी करार दिया जा रहा था, गोली से मारने की पुकार वो कर रहा था जो संवैधानिक पद पर बैठ के कैबिनेट मंत्री रहा है। मित्र, ऐसी बात है तो मुझे कहनी पड़ रही। बहुत दुखता है बात कि जिस समय हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं था और अंग्रेज कहा करते थे कि अभी भारत जो है स्वतंत्रता के लायक नहीं है, लोकतंत्र के लायक नहीं है, अशिक्षा यहां पर बहुत ज्यादा है, ये लोकतंत्र अगर हो इसको स्थापित कर देगा और इसको आजाद कर दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र को चला नहीं पाएगा। उसमें हमारी मानवीय मूल्य क्या थे और हमारे राजनीतिक मूल्य कितने मजबूत थे, ये आपने देखा। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां पलटती गई और किस तरीके से आकर के जमींदोज हो गई, ये भी पूरे भारत ने देखा है। तो दिल्ली के अंदर सरकार का गठन, सीए की बात, ये परवान चढ़ाई गई थी और कोविड-19 की ओर पूरे भारत सरकार का ध्यान नहीं था। और विपक्ष अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा था। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि विपक्ष ने कोविड-19 को लेकर के संसद में भी प्रश्न उठाया था। उसमें हमारे अखिलेश यादव जी भी थे, राहुल गांधी जी भी थे और भी विपक्ष के नेता थे, मैं सबका नाम कहां तक लूं। तो उस समय कहा गया कि सरकार इसके प्रति पूरी अवेयर है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना देश को डराने की जरूरत है। दोबारा ये ट्वीट राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट अकाउंट से किया, 12 तारीख का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सरकार का ध्यान कोविड-19 की गंभीरता पर खड़ा किया था कि इसकी स्थिति बहुत ही खराब है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए कि इसका कैसे उपाय हो सकता है। विपक्ष ने फरवरी मास के ही अंदर इस बात को भी कहा था कि क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाए। तो राहुल गांधी जी के ट्वीट पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उनके ट्वीट का प्रत्युत्तर एक ट्वीट के माध्यम से दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार सक्षम है। सरकार इस बात से सक्षम है कि हम उसकी गंभीरता को समझते हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि घबराने की बात हो। आप देश को डराने का काम मत कीजिए। विपक्ष का तो काम ही है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की निगरानी करना, नकेल कस के रखना। यही तो विपक्ष का कार्य हमारे संविधान ने सौंपा है, क्योंकि नीति निर्धारित करना, उस पर निर्णय लेने का कार्य करना और उसको एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन करने का कार्य, यह सरकार का काम है। दोनों के दायित्व अलग हैं। तो विपक्ष ने अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया, समय समय पे सरकार को चेताया। और ये 12 फरवरी की बात को हम आगे लेकर के चलते हैं। याद कीजिए मित्र, 12 फरवरी आज के ही पेपर में है कि अमेरिका के अंदर
जो पहला केस था वो 20 जनवरी को ही आ गया था। यानी कि भारत में जो कोविड 30 जनवरी को पहला कहा गया था, 20 जनवरी को ही अमेरिका में पहला केस कोट कर दिया गया था। और अमेरिका के अंदर फरवरी मास में कोरोना की स्थिति थी वो गंभीर रूप से फैल चुकी थी। और आपको ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि माननीय मित्रों, हमारी सरकार ने सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अवभगत ही नहीं की, प्रोटोकॉल ही तक नहीं दिया, उनके बकायदा आने वाले चुनाव की भरपूर तैयारी देश की मुद्रा भंडार को खोलकर किया गया था। पूरा नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम रखा गया, जिस पे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे आप जैसे जो टैक्स पेयर थे उनके पैसे से सरकार ने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम रखा। ये किस प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो आप अपने सामान्य प्रोटोकॉल को छोड़ के एक नया प्रोटोकॉल की रचना कर लेंगे और देश के अमूल्य गरीबों का पैसा जो गरीबी पर कल्याण पे खर्चा होना होगा वो आप उसके चुनाव के लिए खर्च करेंगे। बड़ी गंभीर स्थिति है। लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं? विपक्ष क्या कर सकता है? इस देश का आम नागरिक क्या कर सकता है? जबकि यह मानविकी के 10 विरुद्ध है। अगर पूरे परिदृश्य के अंदर देखा जाए तो नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम से पहले अमेरिका से उनकी सारी एजेंसियां भारत में आईं, उनके साथ साजो सामान इस भारत के अंदर आए और करीब करीब 10,000 लोग अमेरिका से नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के अंदर गुजरात अहमदाबाद पहुंचे थे। और यह वो समय था जिस समय कोरोना पूरी तरीके से अमेरिका में फैल चुका था। अमेरिका की जनता त्राहिमाम कर रही थी, ट्रंप पे आरोप जड़े जा रही थी। लेकिन इस बात का कोई ख्याल ट्रंप साहब ने अपनी मानविकी के लिए नहीं किया और हमारी सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। और उन्होंने अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मित्रता की परवान चढ़ाने के लिए देश के लिए खतरा भी मोल लिया और गरीबों का पैसा भी दीवार गरीबों के आगे बनाकर खड़ी की गई थी। देश भूला नहीं है, देश सब देखता है। देश आपका कहना इसलिए मांगता है कि आप सत्ता की धरोहर संभाल लें, आप पिता तुल्य हैं। जब तक हमने आपको शक्ति दी है आप राज करेंगे, चाहे आप देश को पतन में डाल दें, चाहे आप देश का उत्थान करें। देश का उत्थान करते तो आज हमें जन मन गण की यह बात नहीं करनी पड़ती। तो मित्रों, जब नमस्ते ट्रंप का यह प्रोग्राम हुआ तो नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम में 10,000 लोग कम से कम अमेरिका से भारत में आए और जिनका किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं किया गया। किसी किस्म की कोई जांच उन 10,000 लोगों की नहीं की गई और लाखों की भीड़ उस स्टेडियम में क्रिएट की गई थी। अब कोरोना तो जो वहां से आया होगा या नहीं आया होगा, आप मेरी बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो इसी बात का हवाला देते हैं कि निश्चित तौर पे उस समय और ज्यादा संक्रमण का फैलाने का काम नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में किया। और एक बात आपको हम बताऊं कि 26 मार्च के अंदर भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने एक पत्र लिखा जो बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। यह 26 मार्च की घटना मैं बता रहा हूं कि उन्होंने 26 मार्च को उसके पहले की चीजों को लेते हुए फरवरी के बाद की घटना को, यानी मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के और 26 मार्च तक के बीच में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से 15 लाख लोग आए जिनकी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी और वो कहां चले गए इस देश के अंदर यह भी कोई नहीं जानता कि वो कहां चले गए। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कैबिनेट सचिव ने इस बात को अपने पत्र के माध्यम से स्वीकार किया है और उन्होंने 26/3/2020 को यह पत्र जारी किया है
भारत सरकार के पैड पर है और उन्होंने इस चीज को माना। तो यानी अगर हम, जो विपक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज की थी फरवरी के सेकेंड वीक से, उसको लेकर के अगर हम मार्च में अगर हम आते हैं 13 मार्च तक, तो उस दरमियान लगभग 30 लाख लोग विदेश यात्रा करके भारत आ चुके थे, जिसकी कोई स्कैनिंग नहीं हुई थी। तापमान लेने से किसी को यह नहीं पता चल सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि विपक्ष ने यह बड़ा उचित मांग उठाया था, फरवरी में ही उठाया था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील कर देना चाहिए, चाहे वो जल का हो, चाहे वो थल का हो और चाहे वो नभ का हो। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई होती, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हमारे जुड़े हुए हैं उनको सील कर दिया गया होता, और चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य को संक्रमण हो रहा था और कोई भी व्यक्ति जब भारत में नहीं आ पाता, या जो भारत में विदेशी आए हुए थे उनको आप क्वारंटीन करके किसी अस्पताल में उनका कोरोना चेक करा लेते, और बाकी जिन विदेशियों, जिस विदेश से आप भारतीयों को ला रहे थे, विपक्ष ने रोकने का काम नहीं किया था कि आप भारतीयों को मत लाइए। विपक्ष का यह कहना था कि आप ले करके आवे भारत के जब वो निवासी हैं तो भारत में लेके आइए, लेकिन उनकी पूरी स्क्रीनिंग कीजिए, उनकी पूरी स्कैनिंग कीजिए, उनकी कोविड की जांच कीजिए, और उससे पहले उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों के अंदर आप रख के आइसोलेट कर दीजिए, उनको क्वारंटीन कीजिए, और जब वो क्वारंटीन पीरियड से बाहर निकलते हैं, उनका नेगेटिव आता है तो उनको घरों को जाने दीजिए। अगर यह उचित समय पर कर लिया गया होता तो लॉकडाउन की स्थिति कतई नहीं आती। आज हम अमेरिका से अपनी तुलना करते हैं, आज हम इटली से अपनी तुलना करते हैं, आज हम स्पेन से अपनी तुलना करते हैं, आज हम अपनी जर्मनी से तुलना करते हैं, लेकिन हम अपनी तुलना ताइवान से क्यों नहीं करते हैं, सिंगापुर से क्यों नहीं करते हैं, जापान से क्यों नहीं करते हैं, वियतनाम से क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक लगा करके, और जो यहां का विपक्ष राय दे रहा था वही उन्होंने किया था वहां, जिसके कारण उनके यहां कोविड-19 के केसेस ही नहीं। और वो ये उन राष्ट्रों का मैं नाम दे रहा हूं जो चीन के बॉर्डर से सटे हुए राष्ट्र हैं। हम लापरवाह राष्ट्रों की क्यों बात करते हैं? वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, वो बहुत दूर बैठे हुए। हमें तो अपने से मतलब है। हम अपने ऊपर देख सकते हैं, अपने से नीचे देखने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने भी तो बहुत अच्छा कोविड को कंट्रोल किया है, उसकी बात आखिर क्यों नहीं होती? तो माननीय मित्रों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो इस देश के अंदर हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उस मीडिया पे क्या विश्वास किया जाए? मीडिया तो घरानों से चलता है, और घराने तो पैसे से चलते हैं। बाकी जो उसमें पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, वो तो अपने परिवार चलाने के लिए वहां बैठते हैं, उनकी मजबूरी समझी जा सकती। तो हकीकत यह है कि जिसको हम पहले ही रोक सकते थे, लॉकडाउन की स्थिति आती ही नहीं, हम वो स्थिति क्यों पैदा किए? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में सारी ताकत लगा दी। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में हमने सारी ताकत लगा दी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने साम्राज्यवादी विचारधारा के तहत कोविड-19 से लड़ना उचित नहीं समझा। देश को अपने महत्वाकांक्षा के लिए कोरोना के ऐसे गंभीर खतरे के बीच छोड़ दिया गया, और वहां पे सरकार बनाने के लिए आप याद कीजिए, मार्च में विधायकों को गुरुग्राम ले जाया गया, हरियाणा में कुछ विधायकों को लेकर के कोई राजस्थान चला गया, कुछ विधायकों को कोई लेकर के अपने विधायकों को और तोड़े हुए विधायकों को लेकर बेंगलोर चला गया, और यह खेल चलता रहा। होली के समय से ये अपने विधायक रखवाना, एक तोड़ गिराना, खरीदना, फरोख्त करना, सुप्रीम कोर्ट में केस जाना, इस तरह की चीजों में भारत जुटा रहा, और हमारी मीडिया भी उसी तरफ थी। कोविड-19 पर किसी का ख्याल नहीं था कि परमाणु बम से ज्यादा घातक वायरस जो इस देश को चपेट में ले रहा था, विपक्षी दलों के द्वारा सारे प्रस्ताव डालने के बाद भी सिर्फ यह जवाब दिया गया
कि घबराने की स्थिति नहीं है और ना आपको डरवाने की आवश्यकता है इस मुल्क और कोरोना के बीच पूरे भारत को छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद यह हुआ कि 13 मार्च, मैं कोटेशन के साथ बात कर रहा हूं, 13 मार्च को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अपनी पत्रकार वार्ता में यह प्रेस रिलीज किया गया कि भारत में कोरोना की कोई गंभीर स्थिति नहीं है, सब कंट्रोल में है, सरकार उस पर निगाह बनाई हुई है, देश को डरने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई ऐसी एपिडेमिक नहीं है, यह कोई ऐसी महामारी नहीं है जो कि भारत जिसके चपेट में हो। और यह कह करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस देश के आम मानविकियों को के मूल्यों को यह समझाने की कोशिश की कि आप विश्वास कीजिए, आप सुरक्षित हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और यह सरकार बहुत दायित्वाधीन है, आपका रक्षण करने के काबिल है और वो आपकी रक्षा कर रही है। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए और सरकार अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लगी हुई है और मध्य प्रदेश का काम कर रही है। कोविड-19 पर से ध्यान हटा दिया गया। और आप याद कीजिए 13 मार्च स्वास्थ्य मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता जो मैंने आपके समक्ष रखी है अवलोकनार्थ, आखिर वो कौन सी बात थी, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे हक है, मैं सरकार पर कोई राजनीति नहीं कर रहा, ना कोई आरोप लगा रहा हूं। मैं एक नागरिक के हैसियत से हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जवाबदेह है सरकार, और यह संविधान की शक्ति हमको हासिल है और सरकार भी दायित्वाधीन है, आपको उसको जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जारी किया 13 तारीख को, आखिर वो कौन सी ऐसी स्थिति बढ़ गई थी कि आपने 13 के बाद 10 दिन के बाद अचानक वो ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा क्या हो गई कि आपको लॉकडाउन कर देना पड़ा, बिना किसी तैयारी के भारत बंद कर देना पड़ा। जिस तरीके से आपने नोटबंदी की, उसी बिना तैयारी के तरीके से आपने देशबंदी कर दी और उस समय यह नहीं सोचा कि जब आप अचानक देश के पहिए को बंद करते हैं, जब आप पूरी तरीके से देश के पहिए को थाम लेंगे, तो जो आर्थिक विपन्नता इस देश के अंदर आएगी, क्योंकि जीव को जीवन चलाने के लिए जीविका चाहिए, या एक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ अमूल मूल तत्व होते हैं। आपने लॉकडाउन जब किया तो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि उस समय हमारे पास केवल 500 केसेस थे जब हमने देशबंदी का निर्णय लिया, और अगर आज हम देशबंदी का निर्णय नहीं लिए होते तो जो आज विप्लवकारी स्थिति चीन की थी, इटली की थी और अमेरिका की थी, वही भारत की भी होती। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, मैं असहमति नहीं जता रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन तो मजबूरी में करना पड़ा था, क्योंकि आपने उचित समय पे वो निर्णय नहीं लिया कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं आती, आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक लिए होते, आप विदेश में ठहरे हुए भारतीयों को, विदेश में ठहरे हुए विदेश के आए हुए यात्रियों को आप क्वारंटीन किए होते 14 दिन के लिए, और विदेश से आने वाले भारतीयों को आप क्वारंटीन किए होते देश के अस्पतालों में, और उनका कोविड-19 चेकअप करा लिए होते और उनको आइसोलेट करके जब वो ठीक हो जाते तो आप छोड़ते। भारत को लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलिए, वो तो आपने एक समय छोड़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार का गठन करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपने देश को एक कोरोना युद्ध के अंदर झोंक दिया, तो आपने लॉकडाउन कर दिया। ठीक बात है, 500 थे उस समय केस, आप जो सरकार आंकड़ा पेश कर रहे हो उस हिसाब से ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 500 पे आपने लॉकडाउन कर दिया और आज आप 52,000 कोविड के मरीज हो गए हैं। तो 52,000 जो कोविड के मरीज हो गए हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन करके खोलेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ी बात, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
डोर टू डोर की जाएगी। और शराब की दुकान आपने खोल दी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। जो एक महामारी थी, प्रधानमंत्री जी का हालिया में मैंने बयान सुना, पेपरों में पढ़ा था कि उन्होंने देश के युवकों से अपील की थी कि वो शराब पीना छोड़ दें। देश ने, प्रधानमंत्री जी 40 दिन तक शराब पीना छोड़ दिया था। किसी भी भारतीय ने आपसे इस बात की कंप्लेंट नहीं की थी कि हमें चावल दाल आटे के अलावा हमें शराब की आवश्यकता है। आपने इस बात को साबित कर दिया कि अब जो देश है, अब हमारा जो भारतवर्ष है, वो सरकार के भरोसे न रहे, क्योंकि सरकार तो खुद शराबियों के भरोसे हो गई है और देश जो है वो राम भरोसे हो गया है। जिस समय 500 कोविड केसेस थे, पहला लॉकडाउन था, आपने उस समय यह घोषणा की थी कि जो जहां है वहीं रहे, संक्रमण ना फैलाए। हमने ट्रेनें बंद कर दी हैं, हमने परिवहन बंद कर दिए हैं, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपने मजदूर भाइयों से अपील की थी, आपने क्षमा प्रार्थी भी हुए थे, देश को याद है। तो मैं वही बात तो पूछ रहा हूं, देश की वो गरीब जनता जो 40 दिनों तक भूखे प्यासे थी, जिसने पैदल यात्रा करके हैदराबाद से, मुंबई से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार, रांची इत्यादि में जो हमारे मजदूर गए, जो रास्ते में ही मर गए कितने, और कितने वहां पहुंचे तो उनके गांव में क्वारंटीन हो गए, वो पैदल गए थे। तो वो कौन सी स्थिति ऐसी आ गई कि जब 500 की जगह 52,000 केसेस हो गए तो आपने छात्रों को भी पहुंचाया, आपने मजदूरों को भी पहुंचाने की व्यवस्था की। और यद्यपि ये घोषणा की कि आप फ्री में पहुंचा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है, रोज पेपर में छप के आ रहा है कि वो किराया दे करके आ रहे हैं, वो उधार ले रहे हैं लोगों से, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो जो है स्लीपर क्लास का टिकट लेकर के और जनरल बोगी में आप उन्हें ला रहे हैं। ना भोजन की व्यवस्था है, ना शौचालय साफ की व्यवस्था है, ना उन्हें मास्क दिया गया है, ना उसके स्कैनिंग की गई है। ये हकीकत है। तो देश को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार 500 पे देशबंदी की और 52,000 पे उन्होंने देश खोलने का फैसला कैसे लिया। रेड जोन के अंदर शराब बिकेगी और ऑरेंज जोन के अंदर और ग्रीन जोन के अंदर तो लगभग भारत खुला सा है, कोई फर्क नहीं है आम दिनों में और आज के डेट में। तो क्या अब हम लोग ये मान लें कि आपने हमें कोरोना के बीच में जीने के लिए छोड़ दिया है? जब 500 था और 52,000 हो गया, अब तो और तेज संक्रमण होगा। जब और तेज संक्रमण होगा तो फिर वही अमेरिका की स्थिति आएगी, इटली की स्थिति आएगी, और आप आंकड़े नहीं देंगे, लोग मरेंगे और काल के गाल में समाएंगे और धीरे से उन्हें पार घाट लगा दिया जाएगा, जिस तरह से चीन और अमेरिका या इटली इत्यादि में देशों में किया जा रहा है। तो माननीय मित्रों, आज मैंने जनगण मन की सिर्फ यही बात की है कि सरकार हमें रास्ता दिखाए कि 500 पे उन्होंने लॉकडाउन किया था और 52,000 पे लॉकडाउन खोलने की व्यवस्था दिन प्रतिदिन चल रही है, और आने वाले समय में वो पूरी तरीके से कोरोना के साथ हम सारे लोगों को अपनी जीविका के लिए छोड़ देंगे। तो ये बतावें कि उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किया। अगर आप लॉकडाउन करने से पहले 10 दिन का समय इस देश को दिए होते और कहते कि इस देश के अंदर रेलगाड़ी भी चलेगी और परिवहन भी चलेगा, जिसको अपने अपने घर जाना हो वो जा सकता है, सारे मजदूर, सारे लोग, सारे छात्र अपने घर आ गए होते, फिर आप बंद कर लिए होते, लॉकडाउन कर लिए होते। क्योंकि जिन जिन जनधन खाताओं में आपने 1,000 रुपए डालने की घोषणा की या राहत कोष डालने की घोषणा की, या जिन जिन राशन कार्डों पे आपने अनाज देने की घोषणा की, वो तो व्यक्ति दिल्ली में बैठा था और सिसवा बाजार के अंदर उसका जनधन खाता था, सिसवा बाजार के अंदर उसका राशन कार्ड था। तो ऐसे आपकी मदद तो उसको मिल भी नहीं पाए, तो ऐसे मदद का फायदा क्या? आपने 10 दिन का समय दिया होता, सारे लोग पहुंच गए होते, 500 की स्थिति थी
52,000 की स्थिति नहीं थी कि अब आप खोल दिए हैं, सबको पहुंचा रहे हैं। और फिर उसके बाद 10 दिन बाद जब आप बंद करते तो उस 10 दिन के अंदर अगर आप रैपिड टेस्ट का इंतजाम कर लेते और देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग कर लिए होते तो आज भी देखिए इतने होने के बाद भी समाज से लोग निकल रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000 डेली। जितनी टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है। ऐसी भयावह स्थिति है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम जनमानस के पटल पर यह बात आ रही है कि 52,500 से 52,000 हो चुके हैं और रोज 4,000 निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि समाज में आज भी हमारे बीच कोरोना के पेशेंट्स हैं और जांच की वजह से उनकी जांच नहीं हो पा रही और वो लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से सरकार इन 40 दिनों के अंदर अपने उस कार्य के क्रियान्वयन में फेल रही कि उसने कोविड टेस्ट करवा करके लोगों को जो कि संक्रमित हो गए थे उन्हें आइसोलेट नहीं कर पाया। अगर आइसोलेट कर दिए होते, सारे समाज के अंदर से चेक हो जाता और उसके बाद आइसोलेट आपने कर दिया होता तो आज आप भारत खोल भी देते तो किसी के अंदर कोरोना की डर नहीं होती और भारत पूरी सक्षमता के साथ इस अर्थव्यवस्था को भी संभाल लेता। सारे लोग अपने कामों पे जाते और किसी के जान का भी डर नहीं होता। इस तरीके से जान भी होती, जहान भी होती और संविधान भी होता, सब कुछ होता। लेकिन आपने तो बड़ी विप्लवकारी स्थिति अपने क्रियान्वयन से ला दी है कि देश के अंदर आज तक 10 लाख से 13 लाख के बीच में टोटल टेस्ट हुए हैं, जो 1% भी नहीं है। 1 अरब 30-35 करोड़ की जनता में सिर्फ 13 लाख टेस्ट 50 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार ने किया है और जिसमें से 50,000 पॉजिटिव आए हैं, तो उस अनुपात में अगर जोड़ा जाए तो करीब 3 करोड़ लोग कोरोना के पॉजिटिव निकल जाएंगे, जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर टेस्ट कराया जाए। अन्य देशों ने अपने 10 से 15% टेस्ट कराए हैं, हमारी सरकार 1% भी टेस्ट नहीं करा सकी है। तो माननीय मित्रों, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि देशवासियों ने आपके हर फैसले को स्वीकार किया है, अपने सराखों पर बैठाया है। आपने इस गंभीर एपिडेमिक में जो महामारी थी उसमें आपने कहा कि दीप जलाओ, तो जनता ने दीप ही नहीं जलाया, आतिशबाजी भी की, दिवाली भी मनाई। आपने कहा कि थाली बजाओ, थाली कटोरा झाल थम सब बजाया, जिससे देश को कोई लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन ये आम जनमानस आपके हर एक सही और गलत बातों को माना। कम से कम अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस देश की जनता के प्रति चिंतित हों, उसके सुरक्षा के प्रति चिंतित हों, उसकी जान के प्रति सुरक्षित हों, उसकी आजीविका के प्रति सुनिश्चित हों। जो बेरोजगारी दर 7% आ गई थी वो आज के डेट में 24% है। देश के 24% स्वरोजगार लोग जिनके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो चुके हैं। आज देश की ये स्थिति आपने बना दी है कि देश कोरोना से जितना मरेगा उससे ज्यादा बेरोजगारी से मरेगा, उससे ज्यादा भूखमरी से बनेगा, उससे ज्यादा वो गरीबी से मर जाएगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अब आप चंद उद्योगपतियों का साथ छोड़ें नहीं, बल्कि उनको अपने साथ शामिल करें इस गरीब देश की जनता के लिए। और सारे बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूर, हम जैसे अधिवक्ता, सारे लोग को हेल्प की आवश्यकता है। सरकार एक पितातुल्य होती है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। देश को सहायता कीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। पुष्प वर्षा करने से किसी का मनोबल नहीं बढ़ता है। कोई व्यक्ति अगर भूखा हो और उसके आप ऊपर फूल बरसाएं तो उसको कैसा प्रतीत होगा? अरे कहा गया भूखे पेट तो भजन नहीं हो सकता है। तो आपके फूल बरसाने से क्या लाभ हो जाएगा? अगर कोई मेडिकल कर्मचारी का आप डीए काट लोगे, अगर किसी सेना का आप डीए काट लोगे, अगर पुलिस वालों का आप डीए काट लोगे, वो भी 1-2 नहीं, 1.5 साल तक का, यानी मिनिमम आपने एक व्यक्ति जो कि नौकरी पेशे में है, अभी रिटायर नहीं हुआ है, उसने अगर अपनी नौकरी शुरू की है
तो आपने लगातार वो सेटबैक दे दिया। कम से कम वो पेंशन उठाने तक 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान में होगा। और ये वो है जो आपका वीर योद्धा है, इस कोरोना से लड़ रहा है। प्राइवेट लोग नहीं लड़ रहे हैं, सरकारी लोग लड़ रहे हैं। चाहे वो हमारे चिकित्सक हों, हमारे नर्स हों, हमारे वार्ड बॉय हों, या हमारे नगर निगम के कर्मचारी हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों, हमारे पुलिस वाले हों, हमारे मिलिट्री के लोग हों। और इन सबका आपने काटने का काम किया। एक तरफ तो आप आग्रह कर रहे थे कि कोई भी कंपनी वाला, कोई भी उद्योग वाला अपने लोगों का वेतन ना काटे बल्कि और दे दे उसे। और आप अपने ही लोगों का जो कि लगे हुए हैं कोविड में, कहाँ आपको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए तो आप उन्हीं के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। आप दाता हैं, आप ईश्वर हैं, आप जनता के पेट पर प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया है। देश देख रहा है कि आपने किया है, आपने जनता के पेट पर प्रहार किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरकार हैं और हम इस देश के एक सामान्य नागरिक हैं। मानविकीय मूल्यों को पहचानिए और मनुष्य के धर्म का पालन कीजिए, मानवता को बचाइए। ये धर्म युद्ध है, इसमें गरीबों के प्राण की रक्षा कीजिए, इसमें देश के लोगों की प्राण की रक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष तो पहले ही से बना हुआ था श्रीमान जी, जिसमें विपक्ष का नेता भी शामिल था, जिसका ऑडिट भी होता था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फिर अलग से प्राइम मिनिस्टर केयर्स बनाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री राहत, अरे देश की जनता के लिए राहत होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को राहत की आवश्यकता है? उसमें आपका मंत्री समूह के 4-5 लोग। आपने अभी नहीं बताया कि उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा। ऑडिट होना नहीं उसका। आखिर वो हिसाब किताब, जो देश के गरीबों का पैसा है, जो लोग दान कर रहे हैं, उनको जानने का हक है कि देश का पैसा किस तरीके से कहां खर्चा किया गया। शराब की दुकानें खोल दी गई, शराब पे राजस्व 70% कोरोना टेस्ट लगाया जा रहा है, और उसके साथ जो $15 प्रति बैरल जो है वो विदेश में तेल हो गया। उसके बाद भी आपने इतनी गरीबी में पड़ी हुई जनता जो बेरोजगार हो चुकी है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। ये तो रक्त का शोषण है। एक आम मानविकी के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। कितने गुर्बत के दिनों में जहां एक सरकार को पिता के तरह से अपनी अभिरक्षा प्रदान करनी चाहिए, आपने अपना आधार स्तंभ उसके स्पर्श, उसके शीर्ष पर से हटा लिया। और आपने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया। वो पेट्रोल और डीजल का दाम जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $35 से घट करके $15 पे आ चुका है। आप देश को राहत नहीं दे सकते थे अगर पेट्रोल और डीजल की, तो कम से कम आपको दाम तो नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये किस तरह का रक्त शोषण है? ये आम भारतीयों का प्रश्न है जो मैं कर रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं। इस भारत देश के आम नागरिक के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं आज आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं अपनी सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं प्रजा हूं, आप पालक हैं। मैं अपने पालक से प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस गुर्बत के दिनों में 40-50 दिनों से गरीब अपनी रोजी पर नहीं गया है, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, उसके पास राशन नहीं बचे हैं, वो अपनी दवाई नहीं करा पा रहा है, और आप पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके हर चीज का, हर खाद्यान्न का दाम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर अनाज से लेकर के और हर एफएमसीजी की जितनी वस्तुएं हैं सब महंगी हो जाएंगी। बहुत अफसोस है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। इतनी गंभीर स्थिति है कि हो सकता है कि कल को मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछे हैं, जबकि ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरे प्रश्न हैं। मुझको संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने पालक से ये पूछ सकूं
हम लोग एक टैक्स पेयर हैं, सरकार को चलाने के लिए टैक्स देते हैं। सरकार का दायित्व तो है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है और हमारा भरण पोषण करती है, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। लेकिन आज जो भयावह स्थिति इस देश के अंदर है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार से प्रश्न पूछता है तो यह माना जाता है कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। सरकार देश नहीं होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार देश नहीं होती है। व्यक्ति से समाज बनता है और कई समाज से देश बनता है। उसमें तो सत्ता एक बहुत छोटी सी चीज है जो 1 अरब 35 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये 1 अरब 35 करोड़ लोग देश हैं। देश के 1 करोड़ 35 लाख के विपरीत कोई अपने ही विरुद्ध कैसे हो सकता है? कैसे देशद्रोही हो सकता है? अगर हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे तो हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे भाई? हमें क्यों सूली पे चढ़ा देना चाहिए भाई? मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र देख रहे हो या जो फॉलोअर्स देख रहे हो, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं भारतीय हूं, मैं समान मानविकी हूं, मैं देश के लिए काम करता हूं, मैं अपनी चुनी हुई सरकार से, जिसको मैंने खुद चुना है, ऐसी वैध सरकार से जो संविधान हमें हक देता, हम अपने प्रश्न क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम देशद्रोही कैसे हैं? तो माननीय मित्रों, इसमें मैं भाजपा के भी उन गरीबों का प्रश्न उठा रहा हूं जो शायद ना कर सके, मैं उठा रहा हूं। ये जीवन से जुड़ी हुई प्रश्न है। इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जो करने के लिए कहा, इस देश की जनता ने आगे बढ़ करके इस देश के लिए सब किया है। भले उस चुटके से कुछ फायदा हो या ना हो, उस कर्मकांड से देश का कुछ हित हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हम सब ने किया है, आपका फॉलो किया है। आपकी जिम्मेदारी है, आप बतावें कि आपने पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया। आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश की जनता को आप बतावें कि आपने डीजल का दाम क्यों बढ़ाया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बतावें कि आपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पहले क्यों नहीं रोक दिया, क्यों लोग लॉकडाउन की परिस्थितियों को आने दिया। और आपको बताना पड़ेगा कि जब 500 पे आपने लॉकडाउन किया है तो 52,000 पे आपने लॉकडाउन उठाने की प्रक्रिया का आरंभ कैसे कर दिया। आपने 500 पे गरीब मजदूर को भूखों सुला दिया विदेश में, उसके लिए परदेश विदेश था, वो भूखा सोया, वो पैदल चला, वो रास्ते में मरा। और जब 50 दिन बीत गए, 50,000 52,000 लोग संक्रमित हो गए 500 से बढ़ करके, तो आप उनको उन्हीं के पैसे पे पैसा ले लेकर के पहुंचाने का काम कर। तो यह प्रश्न क्यों नहीं होना चाहिए आपसे? यह बिल्कुल प्रश्न होगा कि इस देश के गरीबों ने ऐसा क्या किया था। आपको चुना था, हम विपक्षियों को नकारा था और आपको चुना था। आज हम उनकी मानवीय संवेदनाओं को देख सकते हैं, तो आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप सत्ता में उनके कार्य के लिए जवाबदेह हैं। आप क्यों नहीं उनकी बातों को सुन सकते हैं? आपको देश की बात सुननी चाहिए। आप तो सिर्फ मन की बात करते हैं, इसीलिए मैं जन मनगण की बात किया। मैं अपने मन की बात कतई नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश की बात कर रहा हूं, इस देश के गुर्बत की बात कर रहा हूं, इस देश के अक़लियतों की बात कर रहा हूं, इस देश के गरीबों की बात कर रहा हूं, इस देश के मजदूरों की बात कर रहा हूं, इस देश के किसानों की बात कर रहा हूं। आज किसानों की फसल किसान खेत में सड़ने के लिए, छोड़ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थितियां इस बात को करा रही हैं। देश के किसान ने अभी तक आपसे कोई अपील नहीं की है कि मुझे आप ये दे दो, मुझे आप वो दे दो। वहीं आप देखिए, अरबपति लोग जो उद्योग चलाते हैं, वो 15 लाख करोड़ की डिमांड आपसे कर रहे हैं देश चलवाने के लिए। 15 लाख करोड़ रुपए। आप 1,70,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दिए थे, तो अगर आपने 1,70,000 करोड़ रुपए इस गरीब की को राहत पहुंचाने के लिए लिए थे, तो उसका खर्चा का ब्यौरा कौन देगा? आखिर वो तो रोडवेज की बसेस का किराया दे करके आ रहा है, वो तो आखिर रेलगाड़ी से अपना किराया चुका के आ रहा है।
और सिफत तो इस बात की है कि रेलगाड़ी का पैसा जो चुका रहा है वो स्लीपर का चुका रहा है और आ रहा है वो जनरल बोगी से। और कोई भी आपने उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपने नहीं की। आपने 8 बैठने वाली सीट पे 8 बैठा करके मजदूरों को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, कम से कम कोरोना के अंदर कोई इस तरीके की मानविकी की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, सब गरीबों की बात चल रही है। कोई एक धर्म का व्यक्ति जो है वो कोरोना को लाद के घूमने वाला हो जाता है और कुछ एक धर्म जाति के लोग जो हैं वो श्रद्धालु हो जाते हैं। तो ये परिभाषा हमारी सरकार को देना चाहिए कि श्रद्धालु कौन है और कोरोना कैरियर्स कौन है। अगर एक व्यक्ति धर्म की बात करे तो वो कोरोना कैरियर्स हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े कार्यों को कर रहा है और वहां अगर उसको संक्रमण मिल गया और संक्रमण फैला रहा है या संक्रमण लेकर के आ रहा है तो वो श्रद्धालु हो गया। ये मेरा बहुत छोटा सा एक दिमाग है जिसमें ये बात नहीं घुस रही। इसको डिफाइन कीजिए कि ये श्रद्धालु कौन है और ये कोरोना कैरियर कौन है। कोई व्यक्ति जानबूझ करके क्यों अपनी जान देना जाएगा? कोई चाहेगा कि हम कैंसर के पीड़ित हो जाएं, हम कोविड के पीड़ित हो जाएं, हमें बीमारी हो जाए, हम मर जाएं? अरे कुछ मानविकी की बात हो जाए, कुछ मनुष्य की बात हो जाए, कुछ मानवता की बात हो जाए, कुछ धर्म की बात हो जाए। इति धर्माधार्यति। कृष्ण जी ने यही तो उपदेश दिया था। अर्जुन ने पूछा था कि धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया था इति धर्माधार्यति। तो उन्होंने पूछा वो कौन सा धर्म है जो श्रेष्ठ है, तो उन्होंने किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्यता का धर्म, यानी हमें मनुष्य का धर्म अडॉप्ट करना चाहिए और मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस विजन को लेकर के भारत के अंदर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी अपील है कि आप निगरानी रखिए कि कोई व्यक्ति इस देश को धर्म और जाति के राजनीति में ना बांटने पाए, श्रद्धालु और कोरियर्स में अंतर ना करने पाए। यह महामारी का दौर है, इससे बचाइए। इसमें किसी भी चीज का दाम मत बढ़ाइए और ये शराब की दुकानें बंद कीजिए। 40 दिन तक बंद थी, कुछ नहीं हुआ देश में, लोगों ने शराब से तौबा कर ली थी। देश चलाने के लिए शराब का बढ़ावा देना कतई उचित नहीं है। शराब की दुकानों को बंद कीजिए, और अगर बंद करने की हैसियत में नहीं है और आपने ये कह ही दिया है कि देश अब सरकार पर भरोसा ना करे, क्योंकि सरकार स्वयं ही शराबियों के भरोसे पे है और अब देश जो है वो राम भरोसे है, तो प्रधानमंत्री जी आप कम से कम हम लोग जो शराब नहीं पी रहे हैं उनके जान की तो कदर कीजिए। आप जैसे आवश्यक वस्तु डोर टू डोर पहुंचवा रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर पे, आप शराब भी ऑनलाइन ऑर्डर करवाएं, मत खोलिए। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके टेस्ट कराइए, इस समाज में रैपिड टेस्ट कराइए, ताकि इस समाज से जो कोरोना के पीड़ित हैं वो उचित समय पे अब ट्रीटमेंट के लिए बाहर आके आइसोलेट हो जाएं और ये देश पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस देश के अंदर, यही एक चारा है। 40 दिन आप जाया कर चुके हैं और उसके बाद ये 17 दिन और चल रहे हैं। इसमें मानवीय मूल्यों को पहचानिए, इसमें गरीबों की बातों को पहचानिए। माननीय मित्रों, आज काफ़ी लंबी बात जन गण मन की आपसे हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मित्रों ने हमारी बातों को सुना है। मेरी सरकार से भी उम्मीद है, हो सकता है मेरी बातों को सुनी हो। मैं बहुत मर्म स्पर्शी एक अपील करना चाहता हूं कि ये देश होगा तो ही ये जनता होगी और ये जनता होगी तो ही ये देश होगा। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सत्ता तो परिवर्तित हो जाती है,
जिस लोगों ने आपको सत्ता में लाया है वो आपको सत्ता परिवर्तन भी कर देंगे। उन्होंने 60 साल भी एक पार्टी की सरकार चला करके दिखाई थी और उसके बाद आपको लाया था, तो और अच्छे की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। राजनीति का अपना एक धर्म होता है, राजनीति का एक अपना धर्म होता है, उस धर्म को पहचानिए। राजनीति कल्याण के लिए होती है, देश के कल्याण के लिए होती है, जनता के कल्याण के लिए होती है। हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, देश की लड़ाई नहीं है। हम लोग तो केवल एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं, आप अपनी विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं, वो अपनी विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है, सभी देश चलाना चाहते हैं, अपनी विचारधारा से चलाना चाहते हैं। तो सत्ता तो परिवर्तित होती है, यही जनता है, यही जनार्दन है, यही आपको चुनी है, कल हमें चुनेगी, परसों किसी और को चुनेगी। तो सत्ता तो निर्मल जल है, बहता रहेगा और बहती चली जाएगी और देश का क्रमिक विकास होता चला जाएगा। अचानक आज कोई विकास नहीं हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हम सीढ़ी चढ़ करके आज इस देश को मंगल तक पहुंचाए हैं, प्रक्षेपास्त्रों की दुनिया में विश्व में अव्वल बनाए हैं, संगणक की दुनिया में विश्व को अव्वल बनाए हैं। हमने विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है, आपने भी सारगर्भित कार्य किया है, मैं आपकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन जिन मूल्यों को स्थापित करना चाहिए था उसको कीजिए। आपने तो अपनी पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, विश्व की सबसे बड़ी फंड वाली पार्टी बना दिया। 4,500 करोड़ रुपए का तो आपका दिल्ली के अंदर कार्यालय है। कोई क्यों नहीं पूछेगा भाई ये पैसा अचानक कहां से आपके पास आ गया? जो 60 साल तक जो पार्टियां सत्ता में रहीं, जो प्रदेशों में 10-10 साल 15-15 साल तक सत्ता में रहीं, उनके पास पैसे नहीं है। तो आखिर वो कौन सी जादू की झप्पी आपने दे दी, आपने फुलझड़ी घुमा दिया, कौन सी जादू की चीरी छड़ी आपने घुमाई कि आपकी पार्टी अचानक इन 6 वर्षों के अंदर विश्व की गगनचुंबी इमारतों को चूमने लगी और सबसे बड़ी पार्टी आप बन गए, सबसे बड़ा कार्यालय आपका बन गया 20 एकड़ के अंदर, 4,500 करोड़ का 7 स्टार। तो देश देख रहा है, देश जान रहा है। सरदार पटेल की 3,500 करोड़ रुपए की जो आपने मूर्ति लगाई, उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उसमें 20 एम्स बन सकते थे, उसमें 10 हवाई जहाज के लिए एरोड्रम बन सकते थे, लेकिन आपने उसको मूर्ति पर स्थापित किया। अरे मूर्ति किसी के उच्च मानक स्थान से नहीं होती है, उस मनुष्य की जो अपने आदर्श होते हैं उससे वो व्यक्ति महान बनता है। किसी मूर्ति से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। अपने कृत्यों से, अपने आदर्शों से, अपने कामों से कोई व्यक्ति आदर्श बनता है। तो प्रधानमंत्री जी, अब से मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता पे अतिरिक्त भार मत डालिए। एक जनता को दूसरी जनता से मत कंपेयर कीजिए कि उसका छिन जाए तो हम खुश हो जाएं, हमारा छिन जाए तो वो खुश हो जाए। हमें नहीं खुशी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने उन भाइयों का दुख दर्द एहसास है। वो इस महामारी में लड़ रहे हैं और आप उनका 1.5 साल का डीए उड़ा रहे हैं। आप बिना पूछे उनसे एक दिन का वेतन काट रहे हैं। हो सकता है कल 50% वेतन आप काट दें। लेकिन यह बात सत्य है कि इस समय कोरोना वॉरियर्स वही हैं और कोई नहीं है। वो एसी के भवन में बैठ के डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कोई नीति निर्धारण नहीं कर रहे हैं, वो इस देश के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे सेना के जवानों को, हमारे पुलिस के जवानों को, हमारे चिकित्सा अधिकारियों को, हमारे चिकित्सा कर्मचारियों को, हमारी नर्सेस को सिर्फ क्लैपिंग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें अलग से फंड दीजिए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए। पुष्प बारिश से और ताली थाली बजाने से उनका कोई उत्साह बढ़ने वाला नहीं। कोशिश कीजिए कि यह समाज जो है किसी नर्स को आने से अपने घर में रोके ना। किसी डॉक्टर के यहाँ अगर सब्जी नहीं है तो उसकी पत्नी से पूछ करके बगल वाला मोहल्ले का व्यक्ति उसके यहाँ सब्जी पहुंचा दे, उसकी कुछ मदद कर दे। वो इस चीज की अपील कीजिए जो उसके वास्तव में उत्साह को बढ़ाता हो। तो माननीय मित्रों, आज जनगण मन में
आपने हमें इतना समय दिया। देश के विविध तथ्यों पर मैंने आपसे बात की। आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम जन गण मन, हमें अवश्य लिखिएगा और हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन भी कीजिएगा कि अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था किसी के लिए, या मैंने कोई तथ्यपरक बातें नहीं की, साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ अगर हमने कोई बातें नहीं की, मैंने कोई गलत बात या कोई फेक चीज़ें कही, तो उसको उकेरने की का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मैंने ईश्वर को साक्षी रखकर विद एविडेंस अपने मन की बात, आपके मन की बात और इस देश की मन की बात अपने सरकार से की है। इसी सब बातों के साथ अपने मित्र कपीश श्रीवास्तव को आप अलविदा कहिए। नमस्कार।